हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज आप करने वाले हैं AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो आप समझते ही हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज दिस इंटरिम? इंटरिम मींस पीरियड शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर। सो इसका मतलब कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे फॉर अ पीरियड which will be shorter than a financial year. This AS will tell you how to prepare financial statement if you are preparing it for say a quarter, for a month or semi-annual. Now the question arises, why do we need such financial statement? Why do we need such financial statement for such short periods? It could be because management टाइमली बेसिस पे जानना चाहती है कि कंपनी की अर्निंग, कैश फ्लोज, उसकी लिक्विडिटी एसेट्रा एसेट्रा क्या है। ऐसा भी हो सकता है दैट द कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। कोई कानून है जिसकी जरूरत है कि भाई कंपनी एक शॉर्टर पीरियड के लिए भी क्या करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करे। एक्चुअली अगर आपकी इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा कानूनन। इक्विटी लिस्टेड है तो क्वार्टरली बेसिस पे, और अगर डेब्ट सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो हाफ ईयरली बेसिस पे। देखिए, ये तो होना भी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर को टाइमली बेसिस पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि AS25 ये नहीं बताता कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। इसे बनाना मैनेजमेंट की जरूरत हो सकती है या किसी लॉ की जरूरत हो सकती है। अगर आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो AS25 आपको बताएगा कि कैसे बनाना है। मतलब AS25 ये नहीं बोलता तुमको बनाना है, मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी, ये सब नहीं कहता है। भाई तुझे बनाना है, आप कहोगे हाँ बनाना है क्योंकि मेरी खुद की जरूरत है या कोई कानून मुझे कहता है, तो कहेगा देखो अगर बनाना है तो ऐसे बनाना है। यानी AS25 आपको गाइडलाइंस देता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। आपको बनाना है कि नहीं ये मैंडेटरी नहीं करता, ये बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कंपनी का बहुत ज्यादा टाइम, पैसा और एफर्ट ना लगे, क्योंकि भाई साल के बीच बीच में बनाना है ना। पता है आप अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? जो साल के बीच में बना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे आप कहते हैं कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंडेंस्ड कैश फ्लो। सबके पहले एक वर्ड ऐड हो जाता है, वो है कंडेंस्ड। बट आपका तो मन है कि इंटरिम पीरियड में भी एकदम डिटेल्ड PL बनाएंगे, डिटेल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो कोई नहीं, ये स्टैंडर्ड आपको रोकेगा नहीं, कहता है आप बना सकते हैं, बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं AS25। देखिए, इंटरिम पीरियड इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए तो आप बैलेंस शीट, PL बनाते ही हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार करते ही हो विद इन द ईयर। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 2 मंथली बेसिस पे, सेमी एनुअली अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हो विच इज लेस देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर, उस पीरियड को हम इंटरिम पीरियड कहते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन्स अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग ईदर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात मैंने आपको बताई भी कि भाई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, ये स्टैंडर्ड मना नहीं करता। और अगर आपको कंडेंस्ड मतलब कि कम डिस्क्लोजर वाले, कम छोटा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करना है तो भी आप बना सकते हैं। ये यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में आपको कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताया जाएगा, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही है, आप चाहें तो वो भी बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया गया है वैसे आप बना सकते हैं। During the first year of operation of the enterprise, its annual financial reporting period may be shorter than a financial year.
इन सच अ केस दैट शॉर्टर पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटरिम पीरियड। अब ये बात समझने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बात यहां पे बताना चाहता है? मान लीजिए मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही होती है 1 अगस्त को, तो एक बात बताइए, जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे वो कब होगा? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब 1 अगस्त से 31 मार्च तक बताइए क्या 12 महीने हो गए? नहीं। सो दिस इज नॉट अ फुल फाइनेंशियल ईयर आप कहेंगे। तो क्या हम इसके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे क्या वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा? तो ये स्टैंडर्ड कहता है नहीं, वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। तो हर कंपनी के लिए एक बार ऐसा होगा कि 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं तैयार होगा। वो पहला साल जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, लेकिन वो 12 महीना न होते हुए भी क्या कहलाएगा? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, यानी वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहलाएगा। वो 12 महीने से कम होगा। कब होगा? हर कंपनी का एक बार होगा, जिस साल वो इनकॉर्पोरेट होगी। तो ऐसा भी हो सकता है अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुई, नवंबर में इनकॉर्पोरेट हो रही है, दिसंबर में इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो ऑब्वियसली 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू नेक्स्ट 31 मार्च तक ही बनेगा। बट स्टिल दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरिम पीरियड। Interim financial report may contain a complete set of financial statement or it may even contain condensed financial statement। मतलब पूरा का पूरा आप नॉर्मली जैसा एनुअल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, आप इंटरिम पीरियड में भी चाहो तो वैसा बना सकते हो, और नहीं तो ये तो आपको छोटे में बनाने के लिए बताता ही है। If the entity opted for complete set of financial statement, it will be like annual set of financial statement. The condensed financial statement would include limited information as required by this standard। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकता है, क्या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब तैयार कर रहे हो तो क्या फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो आप? तो आपका आंसर होगा यस, बना सकते हैं। जरूरी तो ही ना कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको कंडेंस बनाना है तो बनाइए। AS 25 मना नहीं करता है फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी। AS 25 does not mandate which enterprise should be required to present interim financial statement, how frequently और हाउ सून आफ्टर द एंड ऑफ द इंटरिम पीरियड। देखिए ये एएस बिल्कुल भी नहीं ये कहता कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, किसे बनाना है किसे नहीं, ये सब नहीं कहता। किसी के लिए भी ये AS 25 मैंडेटरी नहीं है। ये मैनेजमेंट खुद की अपनी रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि भाई हमको तो समय समय पे पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही, क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी कितना ग्रो कर रही है, ये सब कंपनी खुद जानना चाहती है, कंपनी का मैनेजमेंट जानना चाहता है, इसलिए वो लोग तैयार कर रहे हैं। और या फिर मैंने आपको बताया था कि भाई सेबी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपकी इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटीज लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आप अपने इन्वेस्टर्स को समय समय पे अपडेट कर सको कि भाई ये कंपनी की ग्रोथ और प्रोग्रेस है। तो ये स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं करता। मैंडेटरी की रिक्वायरमेंट लॉ की हो सकती है या आपकी खुद की अपनी जरूरत हो सकती है। तो ये एस मैंडेटरी से रिलेटेड कुछ बात नहीं कहता, बस इतना कहता है तुमको बनाना है, ऐसे पूछता है तुमको बनाना है क्या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कहते हो हाँ, तो ये स्टैंडर्ड कहता है लो भाई हम तरीका बताते हैं कैसे कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, वैसे ही बना लो। तो AS 25 does not mandate which enterprise should be required to present interim financial report, how frequently, कब करना है ये भी नहीं बताता। हाँ, सेबी की रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर आपकी इक्विटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो आप क्वार्टरली करेंगे, और अगर आपकी डेब्ट सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो आप सेमी एनुअल करेंगे। ये कुछ नहीं बोलता कि कब बनाना है, अरे आपकी मर्जी, आप अगर मंथ ऑन मंथ बनाना चाहते हो तो आप मंथली बना लीजिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मंथ पे बनाना चाहते हो, बाई मंथली बनाना चाहते हो बना लीजिए, आप क्वार्टरली बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए, सेमी एनुअल बनाना चाहते हैं बना लीजिए, वॉट एवर यू विश। एंड हाउ सून आफ्टर द एंड ऑफ द इंटरिम पीरियड, इंटरिम पीरियड खत्म होते ही कितने दिनों के अंदर बना के रख लेना है, ये भी कोई बात नहीं कहता है। इफ एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड और इलेक्ट्स टू प्रिपेयर और प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, इट शुड कंप्लाई विद दिस स्टैंडर्ड। टाइमली एंड रिलायबल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग improves the ability of investor, creditor, lender and others to understand an enterprise capacity to generate earning and cash flows, its financial condition and liquidity। देखिए समय पे अगर हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे तो चाहे हमारे इन्वेस्टर हों, हमारे क्रेडिटर हों, हमारे लेंडर्स हों, सबको पता चलेगा कि भाई मेरी अभी फाइनेंशियल औकात क्या चल रही है, हमारी लिक्विडिटी कितनी है, कितना हम कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, कितना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि वेदर टू
सेल दी शेयर्स ऑफ द कंपनी और टू इन्वेस्ट मोर इनटू द कंपनी और टू रिमेन इन द कंपनी, अभी बेचते भी नहीं है, होल्ड करके रख लेते हैं, तो ये सारे डिसीजन वो भी ले पाएगा। एंड द सेम गोज फॉर लेंडर्स, भाई बैंकर्स भी डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट इज द करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और अकॉर्डिंगली उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। A statute governing an enterprise or a regulator may also require enterprise to prepare and present certain information at an interim date। कह रहा है कि आपकी कंपनी के ऊपर रेगुलेटर हैं, कोई स्टैट्यूट है, कोई कानून है जो गवर्न करता है आपकी एंटरप्राइज, और वो कहता है कि भाई आपको इंफॉर्मेशन इंटरिम पीरियड पे देनी पड़ेगी, विच मे बी डिफरेंट इन फॉर्म एंड और कंटेंट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड। और इस स्टैंडर्ड में जैसा कंटेंट लिखा हुआ है कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कि ऐसे ऐसे बनाना है, उससे डिफरेंट कुछ मांग रहा है। आपके ऊपर जो कानून है ना वो कुछ और रिपोर्टिंग का फॉर्मेट मांग रहा है, तो क्या होगा ऐसे केस में? इन सच अ केस द रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रिंसिपल एज लेड डाउन इन दिस स्टैंडर्ड आर अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द इंस्टीट्यूट और बाय रेगुलेटर। तो कह रहा है कि इस स्टैंडर्ड में जो भी बातें लिखी हैं वो तभी अप्लाई होंगी जब उससे रिलेटेड आपके स्टैट्यूट में बात नहीं लिखी हुई है। फिर समझाते हैं, एक बहुत शॉर्ट में बोल दें इस बात को कि पहले आपकी कंपनी के ऊपर कोई कानून है और वो थोड़ा डिफरेंट तरीके की रिपोर्टिंग चाहता है, तो कह रहा है पहले स्टैट्यूट की सुनेंगे, राइट, स्टैट्यूट के हिसाब से ही करेंगे। हाँ, कुछ मुद्दों पे स्टैट्यूट ने कुछ बोला ही नहीं है, आपके ऊपर जो कानून लगता है उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो वो वाली रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? AS 25 के हिसाब से करेंगे, राइट, अंडरस्टूड। तो ऐसे समझ लीजिए कि प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले किसको इज्जत देनी है। कह रहा है कि पहले जो हमारे ऊपर जो स्टैट्यूट है ना, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट कहां से है? स्टैट्यूट से। तो स्टैट्यूट जो कह रहा है पहले वो मानो, ठीक है। अब स्टैट्यूट जहां जहां साइलेंट है, ये रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो रिपोर्टिंग कैसे होगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो अब कहां से उठा लो? अब AS 25 से उठा लो। और अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है बात, तो आप बताइए क्या माना जाएगा फिर? कोई एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी की रिकॉग्निशन AS 25 कुछ और तरीके से कह रहा है और ये स्टैट्यूट आपका कुछ और कह रहा है, तो क्या करेंगे आप? स्टैट्यूट की माननी है, स्टैट्यूट को ही प्रायोरिटी देनी है, यही बात समझा रहा है। Form and content of interim financial statement. If an enterprise prepares and presents a complete set of financial statement in its interim financial report, the form and content of those statement should conform to the requirement as applicable to the annual set of financial statement. भाई अगर आपको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो जैसा आप एनुअल बनाते हो वैसा ही बनाइएगा, राइट। If an enterprise prepares and presents a condensed financial statement in its interim financial report, those condensed statements should include at a minimum each of the heading and subheading that were included in the most recent annual financial statement. आपका लास्ट फाइनेंशियल जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके अंदर बैलेंस शीट PL में जितनी हेडिंग और सब हेडिंग आई थी वो तो कम से कम इसमें आएगी, जितनी हेडिंग और सब हेडिंग्स आ रही थी वो तो सब आएंगी ही। एंड द सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टेटमेंट। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट को यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इट इज टॉकिंग अबाउट नोट्स टू अकाउंट। इसमें बहुत सेलेक्टिव, बहुत ही लिमिटेड आपको नोट्स टू अकाउंट क्रिएट करना होता है। जितनी बातें लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो कर रखे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी लगा रखी है, ये सब तो लास्ट नोट्स टू अकाउंट में होगा ही। तो क्या वही बात हमें फिर से इस बार जो हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाएंगे यानी नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे एक इंटरिम पीरियड में, तो क्या उसमें फिर से मेंशन करेंगे? तो कहता है नहीं मेंशन करना है, ये मना कर देता है, कहता है मत मेंशन कीजिए। हमेशा ये बात मान ली जाएगी कि जिसके हाथ में भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके पास एक्सेस टू लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। फिर से रिपीट करूं अपनी बात, क्या ये यस कहना चाहता है? ये यस कहना चाहता है कि जिसके पास भी इंटरिम पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम ये एज्यूम करते हैं कि उसके पास एक्सेस है टू लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स में बात लिखी हुई है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, वो सारी बात यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वेरिएशन है, कोई चेंज है या इस पीरियड से रिलेटेड ही कोई नई बात है तो बस आप वो मेंशन करेंगे, ठीक है।
Additional line items or notes should be included if their omission would make the condensed interim financial statement misleading. If an enterprise presents basic and diluted earning per share in its financial statement in accordance with AS20, अगर आपकी कंपनी AS20 के हिसाब से बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग दिखाती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो भाई उसे बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाना होगा, ठीक है. देन इट हैज टू प्रेजेंट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर as per AS20 on the face of the statement of profit and loss, complete or condensed for the interim period also. Period for which interim financial statements are required to be presented. किस पीरियड का interim financial statement प्रिपेयर करना होगा आपको? Interim reports should include interim financial statement whether condensed or complete for the period listed in the following table. कहता है करंट पीरियड बैलेंस शीट आपको बनानी होगी एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड. अब हम एक बात के लिए मान लेते हैं करंट पीरियड कौन सा है, Q2 है, मान लीजिए Q2 है, तो आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाना होगा, 30/9/2024 की बैलेंस शीट. करंट पीरियड हम आपका लिख देते हैं, ये मान लीजिए दूसरा वाला क्वार्टर है FY 24-25 का, सेकेंड Q2 ऑफ FY 24-25 है, Q2 FY 24-25, यानी इसका पीरियड क्या होता है Q2 FY 24-25 का 1 जुलाई 2024 से लेके जुलाई अगस्त सितंबर 30/9/24. तो अगर इस पीरियड का आपको इंटरिम बनाने को कहेंगे तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, आप 30/9/24 की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है. और इसको कंपेयर किससे कराएंगे, आपको मालूम है ना 2 कॉलमनर बैलेंस शीट ऑफ पीएल बनती है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप जानते ही हो कि जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इस साल का हम डाटा डालते हैं, तो फिर हम लास्ट ईयर का भी डाटा डालते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में, ताकि कंपैरिजन हो सके. इसे कहा जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आप 30/9 की बैलेंस शीट डालोगे तो इसको कंपैरिजन किससे कराओगे, कंपैरेटिव कॉलम में कौन सा डालेंगे, हम 31/3/24 की बैलेंस शीट डालेंगे. एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले साल के अंत वाली बैलेंस शीट को कंपैरिजन के तौर पे डाला जाता है, पिछले क्वार्टर वाला नहीं डाला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा. इसीलिए मैंने Q2 लिया कि भाई Q2 की बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का, Q3 की बैलेंस शीट बनाओगे पिछले फाइनेंशियल ईयर का, कंपैरिजन वाले कॉलम में पिछले साल का जाएगा. तो हम यहां पे बेसिकली यही बताना चाहते हैं आपको, आप किस पीरियड पे बनाओगे ये यस वो थोड़ी ना कहता है, आप जिस भी पीरियड का बना रहे हो उसका कंपैरिजन किससे करोगे ये बता रहा है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी जो बनेंगे उसमें भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा. जैसा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 कॉलम वाला होता है, बिल्कुल वैसा ही यहां पे भी होगा. तो कंपैरिजन वाले कॉलम में कौन सा फिगर भराएगा ये आपको बताया जा रहा है. करंट इंटरिम पीरियड, अच्छा पीएल कैसे बनेगा, बैलेंस शीट तो बन गई इस डेट की, पीएल कैसे बनेगा, पीएल 2 बनेगा. करंट इंटरिम पीरियड का बनेगा क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट बनेगा, यानी 2 पीएल बनता है, एक 1/7/24 से लेके करंट इंटरिम पीरियड 30/9/24 का हम बनाएंगे, और दूसरा 1 तारीख से बनाएंगे 1/4/24 से लेके 30/9/24 का. अब इसकी कंपैरिजन, दोनों पीएल की कंपैरिजन, पहले वाले पीएल की कंपैरिजन, इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे कंपैरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का उतने ही पीरियड के डाटा से कंपेयर करना है, यानी इसकी कंपैरिजन होगी 1/7/23 से लेके 30/9/23 वाले पीरियड से. आप समझ गए ना भाई, ये सब समझ रहे हो कि नहीं कि ये बैलेंस शीट जैसे बनती है, ठीक है, पर्टिकुलर, तो यहाँ 2 कॉलम रहता है, ठीक है, एक पीरियड ये रहा और एक पीरियड यहाँ रहा, ऐसे बनाते हो ना, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. अब इस वाले पीरियड की कंपैरिजन किससे करेंगे आप, 1/4/23 पिछले साल का इसी पीरियड को ले लीजिए 30/9/23. नाउ कमिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे बनाएंगे, Q2 का आपको बनाना है क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यूमुलेटिव बनाते हैं, 1/4 दूसरे क्वार्टर में अगर हम बनाएंगे तो 1/4/24 से बनाएंगे, 1 अप्रैल से बनाएंगे 30/9/24 तक का, ये हमेशा क्यूमुलेटिव बनेगा. और कंपैरिजन भी इसी पीरियड के लास्ट ईयर डाटा से करेंगे, तो यानी 1/4/23 से लेके 30/9/23. याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा, बैलेंस शीट जो भी क्वार्टर का पीरियड एंड हो रहा है
जिस भी पीरियड का आप बना रहे हो उस पीरियड के एंड का लेंगे और बैलेंस कंपैरिजन में लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट लेंगे। ठीक है, पीएल में क्या करेंगे, जिस क्वार्टर का जिस पीरियड का बना रहे हो वो पीरियड रहेगा और एक क्यूमुलेटिव ईयर बिगनिंग से ले लेंगे। कंपैरिजन भी बिल्कुल लास्ट ईयर के सेम पीरियड के डाटा से करेंगे और कैश फ्लो में हम सिर्फ क्यूमुलेटिव बनाते हैं, ईयर बिगनिंग से लेके जिस पीरियड के अंत तक का आपको बनाना है वो बना लीजिए और सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपैरिजन कर दीजिए। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 1। Sincere Corporation is dealing in seasonal product. Sales pattern of the product quarter wise is as follows. फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 10% सेल हुई है, सेकेंड क्वार्टर 30 सितंबर 10% सेल हुई है, थर्ड क्वार्टर 31 दिसंबर 60% सेल हुई है, फोर्थ क्वार्टर में 20% सेल हुई है। तो सीजनल प्रोडक्ट में डील करता है, तीसरे क्वार्टर में इसका सबसे ज्यादा माल बिकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 20x1 इज एज फॉलोज। पहले क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है सेल हुआ है 80 करोड़ का, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस 60 करोड़, एडवर्टीजमेंट 4 करोड़ का है, रूटीन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो अब साल भर नहीं होगा, ये होता रहता है ऐसे ही। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 8 करोड़ रुपए का हुआ है। While preparing interim financial report for the first quarter, Sincere Corporation wants to defer 10 crore expenditure to the third quarter on the argument that the third quarter is having more sales. क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंसियर कॉर्पोरेशन क्या चाहता है कि 10 करोड़ रुपए का जो खर्चा है इसको उठा के यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। ये आपके इतने सारे खर्चे हैं, इसमें से 10 करोड़ रुपए वो कम करना चाहता है। ये 3 खर्चे हैं ना, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव। कह रहा है 10 करोड़ रुपए का खर्चा कम चार्ज करेंगे, जितना हुआ है उससे 10 करोड़ कम कर देंगे और तीसरे क्वार्टर में 10 करोड़ चार्ज कर देंगे, क्योंकि भाई तीसरे क्वार्टर में ज्यादा सेल भी होती है। ठीक है, रीजन भी यही दे रहा है कि therefore the third quarter would be debited by more expenditure because third quarter is having more sales. Considering the seasonal nature of business and the expenditure are uniform throughout all year, calculate the result of first quarter as per AS 25 and also give comment on the company's view. तो कंपनी का व्यू बिल्कुल गलत है। AS 25 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है जो आप सबको समझनी होगी और याद रखनी होगी कि इनकम और एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करना है। इनकम व्हेन दे आर अर्नड, एक्सपेंडिचर व्हेन दे आर इंकर्ड। कब रिकॉग्नाइज करना है, लिख लीजिए। AS 25 जो रिकॉग्निशन की बात करता है वो क्या कहता है, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड, जब आई इनकम तभी, और एक्सपेंडिचर व्हेन दे आर इंकर्ड, जब भी आपने खर्चा किया तो ही आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये डेफरमेंट वगैरह AS 25 अलाउ नहीं करता, कहता है जिस क्वार्टर में हुआ है उसी क्वार्टर का खर्चा है। भाई आपका सेल ज्यादा होता है इसलिए आप खर्चा वहां दिखा दोगे, ये सब नहीं होता है। इनकम जब अर्न हुई आप रिकॉग्नाइज कीजिए, एक्सपेंडिचर जब इंकर हुआ तब आप रिकॉग्नाइज कीजिए। राइट, तो कंपनी का जो व्यू है ये बिल्कुल गलत है कि हम डेफर कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक्चुअल में जो रेवेन्यू खर्चे हैं यही घटा के आप पीएल बनाएंगे। तो 80 करोड़ रुपए आपकी रेवेन्यू है, खर्चे कितने हैं, 60 × 64 70 72 करोड़ रुपए का आपका खर्चा है, यही घटाया जाएगा। पहले क्वार्टर का जो प्रॉफिट आएगा वो 8 करोड़ रुपए दिखाई देगा। देख लीजिए हमने कैसे दिखाया है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट है। ठीक है, सेल्स देन अदर इनकम जोड़ के हम टोटल कर देते हैं एंड देन लेस क्या करते हैं हम, सेल्स, चेंजेस इन इन्वेंट्री, सैलरीज एंड अदर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस को एक साथ दिखाते हैं। तो 80 करोड़ रुपए ये टोटल खर्चा देखिए हमने 72 करोड़ रुपए का दिखा दिया, प्रॉफिट हो गया A-B 8 करोड़ रुपए। ठीक है, according to AS 25 the income and expenses should be recognized when they are earned and incurred respectively, therefore the seasonal income will be recognized when they occur, thus the company's view is not as per AS 25। जैसे सीजनल इनकम आएगी तीसरे क्वार्टर में ज्यादा आएगी तो कोई बात नहीं, तीसरे क्वार्टर में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है ये बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना होगा कि टैक्स के एक्सपेंस को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। टैक्स एक्सपेंस, अब हर क्वार्टर में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो टैक्स भी तो देना होता है, तो टैक्स भी हाथों हाथ हर क्वार्टर में आपको रिकॉग्नाइज करना है।
ठीक है, हर क्वार्टर में टैक्स को भी रिकॉग्नाइज करना है। अब टैक्स रिकॉग्नाइज कैसे होता है? जो हम रेट लेंगे वो लेंगे आपका जो भी एवरेज रेट पड़ रहा है साल का। जैसे कंपनीज के केस में तो फ्लैट रेट होता है, ठीक है, 25% लग रहा होगा या 30% लग रहा होगा। लेकिन अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं आपसे वैसे ही बात करे। एग्जाम में तो बदमाशी कर सकता है, कह सकता है कि 1 करोड़ तक की प्रॉफिट का 20% टैक्स है, उसके ऊपर 30% है। ठीक है, तो आपको बेसिकली देखना होगा कि आपके ऊपर कौन सा रेट है। आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपका रेट क्या पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए के अंदर अंदर ही होगा तो आपका टैक्स कितना, आपका टैक्स रेट क्या हुआ? देखिए, हमें यहां पे निकालना होगा अपना एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहता है टैक्स अप टू 1 करोड़ 20% और टैक्स बियॉन्ड 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर जितना है उसका 30% होगा। ठीक है, 1 करोड़ तक के प्रॉफिट का इतना टैक्स है, उसके बाद के प्रॉफिट का इतना टैक्स है। और हमें लगता है सॉल्यूशन, हमारा एनुअल प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा? मान लेते हैं हमें लगता है एनुअल प्रॉफिट होगा हमारा 80 लाख रुपए। तो यानी हमारा जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, हमारे ऊपर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल वो कितना है? हमारे ऊपर रेट ऑफ टैक्स 20% एप्लीकेबल है। तो अब इस प्रॉफिट का हम 20% टैक्स हमको क्या करना होगा? 20% टैक्स अप्लाई करना होगा। अब हमारी Q3 का हम निकाल रहे हैं। Q3 का प्रॉफिट कितना है? 50 लाख है। तो हम निकालेंगे Q3 का टैक्स ऑफ Q3, निकालेंगे 50 लाख का 20%। रेट हम निकालेंगे एनुअल प्रॉफिट के बेसिस पे। भाई साल भर में हम कितना कमाएंगे तो मेरा टैक्स कितना बनेगा, और फिर अप्लाई कर देंगे उस रेट को करंट क्वार्टर के प्रॉफिट पे, तो मेरा टैक्स बन गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पे अगर हमको लगता है इस केस में कि मेरा एनुअल प्रॉफिट होगा, हमें लगता है कि हमारा एनुअल प्रॉफिट होगा 150 लाख, यानी 1 करोड़ 50 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको 100 लाख रुपए पे टैक्स देना है 20% का, और 50 लाख रुपए पे हमको टैक्स देना है 30% का। ठीक है, डिवाइडेड बाई 150 लाख। अब आप चेक करिए कि हमारा एवरेज टैक्स कितना बना। रेट 100 पे तो 20% देना है, लेकिन 50 पे 30% देना है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम प्रॉफिट कितना कमा लेंगे, हम 150 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे, वो भी स्लैब रेट के हिसाब से। हम इसको ये मान रहे हैं कि दिस इज स्लैब रेट, हमारी कंपनी पे ये एप्लीकेबल है। एग्जाम में कुछ भी करा सकता है, बस आपको टेस्ट करने के लिए आपको समझ में आता है कि नहीं। क्योंकि अगर सीधे सीधे बोलेगा कि टैक्स रेट 30% है तो भाई फिर तो दिमाग लगाना ही नहीं है, तो आप सीधे 30% पे निकाल दोगे, जो भी करंट क्वार्टर का प्रॉफिट होगा उसका 30% बता दोगे टैक्स एक्सपेंस। तो कुछ ना कुछ उसको गेम खेलने को चाहिए, क्योंकि उसको ये समझना है कि क्या आप समझते हो कि नहीं कि रेट जो होता है वो एनुअल वाला लिया जाता है, और प्रॉफिट पकड़ते हैं क्वार्टर वाला, क्योंकि क्वार्टर का खर्चा बनाना है। लेकिन रेट एनुअल वाला लेंगे कि आपका साल का खर्चा टैक्स का क्या रेट पे बैठ रहा है। तो ये देखिए, ये कितना हो गया? सौ लाख का 20%, 100 लाख का 20%, 20 लाख, और 50 लाख का 30%, बचते 15 लाख। पैंतीस अमौन 150, देखिए क्या परसेंट बैठा। ट्वेंटी 3.33। अभी 23.33% टैक्स बैठा। तो अब Q3 में प्रॉफिट मेरा कितना था? 50 लाख। तो हम 50 लाख का 23.33% करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? हम करेंगे 50 लाख इंटू 23.33%, राइट? चलिए इलस्ट्रेशन 2 देखिए। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड्स ऑन 31 सितंबर 20x1। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर एंड ही हो जाता है इस डेट को। अब ध्यान दीजिएगा, यानी हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड है वो कैसे होता है? 1 अक्टूबर से चालू होता है और ख़त्म होता है 30 सितंबर को। ये है मेरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, एंड इट मेक्स इट्स रिपोर्ट्स क्वार्टरली, और ये क्वार्टरली रिपोर्ट बनाते हैं। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ ईयर एंड
फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अच्छा, कह रहा है कंपनी, अच्छा ये मालूम है कि नहीं, कंपनीज एक्ट क्या आपको बोलता है अप्रैल टू मार्च का अकाउंट्स बनाने को? नहीं, कंपनी से कहता है कि आप कहीं भी ईयर एंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर तो फिर सबको ही अप्रैल टू मार्च ही क्यों बनाता है? अच्छा, ये मैं आपको कंपनी से की जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कभी भी कोई भी 12 महीना आप लेके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। बल्कि कंपनी से तो अलाउ करता है कि अगर आपको एक्सटेंड करना हो तो 18 महीने तक एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। हालांकि उसके लिए कुछ कुछ अप्रूवल की जरूरत होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है कंपनी से की वॉटेवर। तो 12 महीने का पीरियड हो सकता है, कोई भी 12 महीना हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो देखा है सारी कंपनी अप्रैल टू मार्च ही बनाती है, तो वो इनकम टैक्स पर्पस की वजह से, क्योंकि इनकम टैक्स तो अप्रैल टू मार्च ही कहता है ना, तो ऐसे में कंपनी को दो दो बैलेंस शीट पीएल वगैरह बनाना पड़ जाएगा, जो आफत लेगा कि कंपनी से का अलग करें और इनकम टैक्स का अलग करें। तो लेकिन ये आफत लेने को तैयार है ये कंपनी, ठीक है। ऐसे तो कंपनीज एक्ट के लिए वो अक्टूबर टू सितंबर बनाती है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसका मार्च में क्लोज होता है। तो फॉर द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 110x0 39x1 द क्वार्टरली इनकम इज एज फॉलोज। 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़, ठीक है। एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट, ये सीधे एवरेज दे रहा है, बड़ी सुंदर बात है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन दिस इज 20%। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन दिस यानी इन दोनों का रेट 20% है, एवरेज रेट। एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस इज 30%, यहाँ पे टैक्स रेट 30% हो गया है। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर, सभी क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करिए। तो भाई इनकम टैक्स के हिसाब से तो भाई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का 20% है, फिर दूसरे फाइनेंशियल ईयर का 30% है, तो ऑब्वियसली हमको जिस फाइनेंशियल ईयर का जो रेट है इनकम टैक्स का उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का 20% की एवरेज बैठ रही थी, तो 20% पे निकाल दीजिए। ये दूसरे इनकम टैक्स के हिसाब से तो ये दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आता है, और इस फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज रेट टैक्स का बैठ रहा है वो 30% बैठ रहा है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम 30% प्रोविज़न बना लेंगे। तो कैसे टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे? जो भी मेरा इनकम था उस पर जो भी रेट था वो हम अप्लाई कर दिए। पहले 2 क्वार्टर पे देखिए 20%, क्योंकि ये लास्ट अलग फाइनेंशियल ईयर में आएगा फॉर इनकम टैक्स, और ये 2 क्वार्टर दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आएगा एज पर इनकम टैक्स, तो इसका 30% कर दिया। ठीक है। अब देखिए जितने भी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मेन इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, कि रिकॉग्निशन में ही लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इनकम एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करना है। तो ये लाइन रट लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्न्ड एंड इनकर्ड रिस्पेक्टिवली। इनकम तब मानिए जब आई है, खर्चा तब मानिए जब इनकर हुआ है। बस दिमाग मत लगाइए, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली इनकम एकदम परफेक्ट निकल जाएगी। इलस्ट्रेशन 3 देखिए, accountants of Purnima Limited showed a net profit of 7,20,000 for the third quarter of 20x1 after incorporating the following। अच्छा, प्रॉफिट दिखाया गया है 7,20,000 रुपए का आफ्टर इंकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। क्या क्या है? बेड डेप्ट ऑफ 40,000 इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, 40,000 का बेड डेप्ट इसी क्वार्टर में हुआ है। 50% ऑफ द बेड डेप्ट हैव बीन डिफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। क्या मजाक कर रहे हो? जब इंकर होता है खर्चा तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर बेड डेप्ट 40,000 रुपए का इस क्वार्टर का है तो हम डिफर कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफर दैट? तो इसने क्या किया है, 40,000 रुपए का बेड डेप्ट था, 20,000 डिफर कर दिया, मतलब अभी घटाया कितना है? सिर्फ 20,000 घटाया है, यही ना किया है, 20,000 घटाया है। तो 20,000 और घटाना पड़ेगा, ये गलत किया है। प्रॉफिट 720 में उसने 20,000 घटा के 720 आया है। बेड डेप्ट 40,000 का हुआ था लेकिन 20,000 घटाया है, यानी 20,000 रुपया और घटाना पड़ेगा आपको, 20,000 रुपया और घटाने की आवश्यकता है। तो -20K करना पड़ेगा इस। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस ऑफ 35,000 इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर। कह रहा है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब नॉर्मल कोर्स में ये सब नहीं होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस हो गया 35,000 रुपए का इसी क्वार्टर में, और इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो करना भी यही है भाई साहब, जब भी आपका खर्चा हुआ है, जब इंकर हुआ है तभी रिकॉग्नाइज करना है, बाद में थोड़ी ना करना है, राइट। तो ये सही किया है, इट्स परफेक्ट, कुछ नहीं करना होगा। एडिशनल डिप्रिशिएशन ऑफ 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डिप्रिशिएशन।
एज्यूमिंग दैट 45,000 इज द चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली। एक्चुअली क्या हुआ कि इस बार चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कर दिया गया। पहले मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ और था, मान लीजिए एसएलएम था, अब डब्ल्यूडीवी कर दिया गया, डब्ल्यूडीवी था एसएलएम कर दिया, कुछ भी किया गया, तो एक चेंज किया गया जिसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया इस बार 45,000 रुपए का। तो कह रहा है इसी बार चार्ज कर लिया गया, 45,000 रुपए का क्वार्टर 3 का एडिशनल डेप्रिसिएशन आया, चार्ज कर दिए। तो ठीक है भाई, चार्ज भी करना है, अभी ही करना है, ठीक है। जिस क्वार्टर में जो चीज हो रही है बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए। अभी इनकम आ गई आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, खर्चा अभी हो गया अभी आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये खर्चा बड़ा खर्चा है तो हमें बाद में कर देना चाहिए, डेफर कर देना चाहिए, ये सब नहीं होता है। तो दिस इज इवन करेक्ट। सो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, 7,20,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, योर इनकम वुड बी 7 लाख रुपीज। यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्णिमा लिमिटेड शुड रिपोर्ट क्वार्टरली इनकम है 7 लाख रुपया। बाकी जो रीजन मैंने बताए हैं वही रीजन यहाँ भी लिखे हुए हैं भाई। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ये करेक्ट है, 45,000 सेम क्वार्टर में रिकॉग्नाइज होगा, ये एकदम सही है, यही सब बताना है आपको, ठीक है। आइए अगला देखिए, अंतर भारती लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 4 लाख रुपीज। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख रुपए रिपोर्ट किया फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30/9/20x1, थर्ड क्वार्टर का है ये। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, गिव द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर AS25। इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, आपको कुछ चीजें पता चली। डिविडेंड इनकम ऑफ 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। 4 लाख रुपए का डिविडेंड आया इस कंपनी के पास, आया, इनकम आई 4 लाख की, ये 1 ही लाख रिकॉग्नाइज किया। मतलब ये क्या किया, 4 लाख का डिविडेंड आया तो सोचा 1-1 लाख रुपया हर क्वार्टर में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कितनी बार समझाया कि खर्चा जब इंकर होता है तो खर्चा रिकॉग्नाइज करना है, रेवेन्यू जब आपको रिसीव हो जाती है तभी आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है किसी भी चीज का, रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न्ड आप रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है। ये अर्न तीसरे क्वार्टर में हो गई, तीसरे क्वार्टर में ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। इसने प्रॉफिट में 1 ही लाख रुपए जोड़ा है जबकि उसको जोड़ना था 4 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपया और जोड़वा दीजिए, 3 लाख और जोड़िए। समझ में आ रहा है ना सबको, ये बस बिल्कुल जैसे एडजस्टमेंट वाला करना है, ठीक है। जो गलती हो गई उसको सही करिए। 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ₹15 लाख incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter as the sales in the last quarter is high। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस जो था वो था 15 लाख रुपए का। अब इसने क्या किया, 80%, और ये इंकर हुआ है तीसरे क्वार्टर में। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ऑफ 15 लाख इज इंकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर। जब खर्चा इंकर होता है तभी रिकॉग्नाइज करना था, लेकिन इसने क्या किया, इस 15 लाख का 80% चौथे क्वार्टर में डाल दिया, क्योंकि कह रहा है कि क्वार्टर 4 की सेल्स ज्यादा है हमारी, तो भाई खर्चा भी सेल्स का उसी में करेंगे। इससे मतलब नहीं होता, यू डोंट हैव टू रिलेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, यू डोंट हैव टू रिलेट, ठीक है। कि ये चौथे क्वार्टर में रेवेन्यू ज्यादा आई तो उससे रिलेटेड जो सेल्स का खर्चा हमने तीसरे क्वार्टर में किया था, सिंस उससे रिलेटेड रेवेन्यू फोर्थ क्वार्टर में आई तो फोर्थ क्वार्टर में खर्चा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत कर दिया। 15 लाख का 80% कितना होता है, देखो भाई, 15 लाख का 80%, उसने 12 लाख रुपया 12 लाख रुपया उसने अगले क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में घटाया। मतलब 15 लाख के खर्चे में से 3 लाख घटाया, नहीं, उसको पूरा 15 लाख घटाना था। उसने 12 लाख रुपया नहीं घटाया, 80% नहीं घटाया, उसने अगले क्वार्टर में क्या किया, उसको डेफर कर दिया। तो आप 12 लाख रुपया घटा दीजिए। इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM। अच्छा किया, चलिए। विच रिजल्टेड इन एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख। इसकी वजह से 12 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन बढ़ गया। द इंटायर अमाउंट हैज बीन डेबिटेड इन थर्ड क्वार्टर। कह रहा है पूरा का पूरा 12 लाख इसी क्वार्टर में डाल दिया गया, दो द शेयर ऑफ द थर्ड क्वार्टर इज ओनली 3 लाख। अब कह रहा है कि 12 लाख डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने की वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ा, उसने पूरा चार्ज कर दिया। अब आपको समझा रहा है, ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है 12 लाख रुपया डेप्रिसिएशन अगर बढ़ा तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर का कितना बढ़ा, 3 ही लाख रुपया तो बढ़ा, लेकिन फिर भी वो 12 लाख रुपया घटा दिया। बताइए सही किया कि गलत किया? एकदम परफेक्ट किया है, इट्स ओके, एकदम सही किया है, करना भी यही था। ये ज्यादा ज्ञान हमको ना दो, कह दो इसको कि 3 लाख रुपया होता है एक क्वार्टर का।
क्योंकि जैसे ही खर्चा इंकर होता है तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इस क्वार्टर में हमने ये चीज किया, चेंज ऑफ मेथड, तो ऑब्वियसली हम यही रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है ना, तो ये एकदम परफेक्ट है। 2 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर वाज एलोकेटेड इक्वली टू द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। 2 लाख रुपए का एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन आ गया, तो कंपनी को लगा भाई ये कोई नॉर्मल गेन तो है नहीं इस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में, ऐसा कुछ ये तो अचानक से चला आया। तो एक काम करते, 2 लाख आया तो 1 लाख रुपए इस क्वार्टर में प्रॉफिट जोड़ देंगे, 1 लाख अगले क्वार्टर में प्रॉफिट जोड़ देंगे। नहीं भाई साहब, अभी आप 1 लाख जोड़े हो, पूरा 2 लाख जोड़ना था, तो 1 लाख और जोड़िए इसी क्वार्टर में। इस क्वार्टर में आपने अर्न किया है ना, तो इसी क्वार्टर में जोड़ाएगा। ठीक है। क्यूमुलेटिव लॉस resulting from change in method of inventory valuation was recognized in third quarter of 3 lakh. Out of this loss 1 lakh relates to previous quarter. अच्छा, क्यूमुलेटिव लॉस बता रहा है रिजल्टिंग इन चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आपसे ये नहीं कह रहा है कि चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमने इस क्वार्टर में किया है, कह रहा है क्यूमुलेटिव लॉस हुआ है चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, जिसको हमने इस क्वार्टर में ही रिकॉग्नाइज किया 3 लाख, जबकि 1 लाख रुपए का लॉस पिछले क्वार्टर का था। तो भाई साहब 1 लाख रुपए का लॉस पिछले क्वार्टर का था, तो पिछले क्वार्टर में ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। हमने इस क्वार्टर में 3 लाख घटाया, जबकि हमें घटाना कितना था, 2 ही लाख। हमने 3 लाख घटा लिया, 1 लाख ज्यादा घटा दिया, 1 लाख पिछले क्वार्टर का था वो भी घटा दिया, तो नहीं घटाना है, आप वापस से जोड़ दीजिए प्लस 1 लाख। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन गेन ऑफ 20 लाख। पहले क्वार्टर में 20 लाख रुपए का गेन हुआ था, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची गई थी, तो भाई पहले क्वार्टर में ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए 20 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब कंपनी की क्या है, द कंपनी हैड अपोर्शन्ड दिस इक्वली टू द 4 क्वार्टर, मतलब 55 लाख रुपया डिवाइड कर दिया 4 से, 55 लाख रुपया हर क्वार्टर में दिखाया जा रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट। तो तीसरे क्वार्टर में जो 5 लाख रुपया दिखाया जाएगा ये गलत है, नहीं दिखाना है, वो पहले क्वार्टर में ही दिखाना था। तो ये आप 5 लाख रुपया जो इस क्वार्टर में जोड़ा गया है वो आप हटा दीजिए, -5 लाख कर दीजिए। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट में जोड़ना क्या क्या है देख लीजिए। इस 4 लाख रुपए में जोड़ना है आपको 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और घटाना क्या क्या है, घटाना क्या क्या है, -12 लाख, -5 लाख। तो चलिए जरा सा बताइए आंसर कितना आएगा। बिना 4 लाख, 3, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख रुपए में से माइनस करना है 17 लाख रुपए, 9 - 17, तो ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। 8 लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो -8 लाख होगा। ठीक है, तो बस आप ऐड और लेस करके प्रेजेंट कर देते हो एग्जाम में, बहुत आसान सा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4, ठीक है, बाकी जितना हम ऐड कराते जा रहे हैं, 3 लाख ऐड कराना था, देखिए 3 लाख प्लस किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन 1 प्लस किया, फिर ये इन्वेंट्री वाला 1 प्लस किया, 9 आया, और 12 + 17 घटाया, 8 लाख माइनस में आ गया। तो पहले ऐड लिख दीजिए और ऐड वाले सारे आइटम को लिख दीजिए, फिर लेस लिख दीजिए और लेस वाले सारे आइटम को लिख दीजिए, हो गया खेल खत्म। तो अब मैं आपको बताता हूं कि how you have to prepare this AS25 for your examination purpose. In your examination they won't ask you to prepare the condensed financial statement, ये पूरा बैलेंस शीट आइटम PL दिया हुआ है, no, what you have to do is these items only. आपको टैक्सेशन निकालने आना चाहिए, प्रोविजन बनाने कैसे बनता है क्वार्टर का, एडजस्टमेंट कैसे होती है, ये सब, ठीक है, सही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं PL, उसमें चेंजेस क्या करने हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, so what you have studied, this is only there in your module and this is how you have to cover. ठीक है, now I'm going to do certain MCQs with you. AS25 mandates the following in relation to interim financial report. AS25 क्या मैंडेट करता है, क्या मैंडेटरी करता है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कब और किसको बनाना है, कब और किसको, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताता AS25। कैसे बनाना है ये बताता है, ये बताता है, ये बात याद रहेगी, चाहे तो आप ऐसे ही हिंदी में लिख लो, कब बनाना है, किसको बनाना है, ये सब नहीं बोलता AS25,
कैसे बनाना है ये बोलता है, बस दिमाग में बैठ गया कि व्हाट इज क्या मैंडेट करता है, कैसे बनाना है। आइए आंसर ढूंढते हैं। विच एंटिटी शुड पब्लिश इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, किसको वाली बात कर रहा है, विच एंटिटी शुड पब्लिश ये नहीं बोलता। हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड बी पब्लिश इंटरिम फाइनेंशियल, मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड पब्लिश, कब की बात हो रही है, कब पब्लिश करना है, नहीं। हाउ सून इट शुड पब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ द इंटरिम पीरियड, जैसे ही इंटरिम पीरियड खत्म हुआ कितने दिन के अंदर अंदर बना दे, ये सब नहीं बताता भाई, कब और किसको नहीं बताता है, कैसे बनाना है बताता है, उसकी बात ही नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देन देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, द स्टैंडर्ड डिफाइंस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एन इंटरिम पीरियड दैट कंटेन्स सेट ऑफ, फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द इंटरिम पीरियड क्या होता है, दैट कंटेन्स सेट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू एनुअल, या ईदर कंप्लीट और कंडेंस्ड। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी होती है बताइए, कंप्लीट भी हो सकती है, कंडेंस्ड भी हो सकती है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए, ये एक थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा, आइए मैं आपको कराता हूं। एबीसी लिमिटेड हैज रिपोर्टेड 85,000 एज पर टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर, 85,000 पहले क्वार्टर का टैक्स प्रॉफिट है, एक्सपेक्ट्स अ लॉस ऑफ 25,000 ईच इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर, हर क्वार्टर में 25,000 रुपये का घाटा होगा। ठीक है, इसने एस्टिमेट किया है, यानी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराएं आपको, MCQ 3। क्वार्टर 1 का जो प्रॉफिट है वो है 85,000। एनुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, एनुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हर क्वार्टर में कह रहा है लॉस हो जाएगा 25,000 रुपये का, तो 85,000 और बाकी 3 क्वार्टर में 25,000 रुपये का लॉस होगा, 25,000 गुणे 3 लॉस होगा बाकी में, तो यानी 10,000 रुपये एनुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। अच्छा रुक जाइए जरा सा आप भी, $85,000 माइनस 25,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इट हैज़ अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लैब, कॉर्पोरेट टैक्स में स्लैब, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है स्लैब, लेकिन अब इसको तो थोड़ी बदमाशी करनी पड़ेगी ना, सीधे फ्लैट टैक्स दे देगा तो फिर तो आप खर्च से निकाल ही दोगे, तो आप इतनी कहानी पढ़ते ही नहीं, फिर तो 85,000 का 30% टैक्स, तो 30% खर्च से निकाल देते, तो 20% ऑन द फर्स्ट 20,000 अर्निंग एंड 40% ऑन ऑल सब एडिशनल अर्निंग, पहले 20,000 पे 20% लगेगा, फिर 40% लगेगा उसके बाद। ठीक है, तो यानी हमारे केस में टैक्स रेट क्या बनेगा, अरे हमारा प्रॉफिट तो साल भर का 10,000 है, तो पहले 20,000 पे 20% है, यानी एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमारे लिए, टैक्स एप्लीकेबल हमारे लिए 20% है, हमारे लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल 20% है। ठीक है, तो अब टैक्स एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर निकालना है, तो पहले क्वार्टर का कितना है 85,000 प्रॉफिट है, टैक्स निकाल दीजिए कितना होगा, तो टैक्स होगा 85,000। देखिए टैक्स का रेट एनुअल बेसिस पे लेंगे आप, लेकिन अप्लाई किस पे करेंगे, जिस क्वार्टर का प्रॉफिट है उसी क्वार्टर का प्रॉफिट पे आप टैक्स बनाएंगे, जिस क्वार्टर का आपको टैक्स निकालना है उसी क्वार्टर का प्रॉफिट लेंगे। क्वार्टर 1 का टैक्स होगा 85,000 इंटू 20%, 17,000। ठीक है, सो योर आंसर इज 17,000। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करके कराऊं, क्योंकि करना पड़ेगा आपको मेहनत। ठीक है, सपोज इस क्वेश्चन में कहता क्वार्टर 1 का प्रॉफिट है, चलिए 85,000 ही रख लेते हैं। ठीक है, क्वार्टर 2 नील, क्वार्टर 3 भी नील, और क्वार्टर 4 में कहता लॉस हो रहा है आपको कितने का, मान लीजिए 25,000 रुपये का। तो अब हम कैसे करते इसका सॉल्यूशन, हम करते एनुअल प्रॉफिट कितना,
एनुअल प्रॉफिट हो गया 85,000 माइनस 25,000, ठीक है, कितना हो गया 60,000। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमारे लिए, हमारी कंपनी पे टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, 20,000 पे 20% लगेगा टैक्स, और 40,000 जो बचा उस पे टैक्स कितना लगेगा 30% का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60,000। भाई 60,000 का प्रॉफिट है तो ऐसे ही ना टैक्स आएगा हमारा। निकालिए 20,000 का 20% 4,000 प्लस 4,000 का 30% 12,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 16,000 डिवाइडेड बाई 60,000। ये हो जाएगा 26.66%। अब हमको Q1 का टैक्स निकालना होगा, तुम कैसे निकालेंगे, 85,000 इंटू 26.66%, ठीक है, 85,000 इंटू 26.6666%, ये हो जा रहा है 22,667 रुपया। ठीक है बच्चों, ऐसे निकलता ये। तो आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ दिया होता है उसमें हमको एवरेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा एनुअल प्रॉफिट आ रहा है, हमको दिखा 10,000, तो भाई पहले 20,000 पे 20% टैक्स है, तो 20% ही मेरे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हुआ ना। हम निकालने की कोशिश करते हैं कि मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या बैठ रहा है पूरे साल का, उसी के हिसाब से करेंट क्वार्टर का टैक्स निकाल देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में जब क्वार्टर वन का प्रॉफिट 85,000 रुपया है और बाकी आगे लॉस होने वाला है, सर एकदम क्लियर कट है कि आगे तो लॉस ही होने वाला है, तो सर फिर आपने ऐसा क्यों किया कि 20% आपने इसका निकाल दिया, आपने 20% 85,000 का, पूरे साल भर में टैक्स 10,000 का 20% 2,000 बनेगा, ये तो क्लियर है। तो इस बार का आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, 17,000 रुपये टैक्स बना रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो जो प्रॉफिट आप ले रहे हो ये एस्टिमेटेड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आगे आपको लॉस होगा ही, आप एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन आप कहेंगे कि सर तो फिर रेट क्यों ले रहे हैं एस्टिमेट बेसिस पे, क्योंकि रेट तो हमको लेना पड़ेगा, वो एस्टिमेट के बिना रास्ता नहीं है। दूसरी बात, अगर अगले क्वार्टर में लॉस होगा तो हम टैक्स सेविंग बनाएंगे, इस बार टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और जिस बार लॉस होगा उस बार टैक्स सेविंग क्रिएट करेंगे कि इतने टैक्स की बचत हो रही है। जैसे यहां पे हम खर्चा दिखाएंगे टैक्स, तो अगले क्वार्टर में जब घाटा होगा तो टैक्स की सेविंग को फायदा दिखाएंगे कि इस क्वार्टर में टैक्स की बचत हुई है, सेविंग हुई है, राइट। और फाइनल सारे क्वार्टर को जब जोड़ देंगे तो आपका टैक्स अल्टीमेटली उतना ही बनेगा जितना साल भर का प्रॉफिट है, 10,000 का 20% 2,000 बनेगा, क्योंकि बाकी के 3 क्वार्टर में टैक्स की सेविंग बनने वाली है। इधर टैक्स का एक्सपेंस बनेगा पहले क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में टैक्स की सेविंग बनेगी। तो किसी के दिमाग में ये आ जाता कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो ज्यादा लायबिलिटी बन गई, हमको तो खुद ही समझ में आ रहा है कि आगे चल के लॉस होगा, तो आगे का आगे ही देखेंगे। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताई गई है कि इनकम जब अर्न हो रही है, एक्सपेंस जब इंकर हो रहे हैं, अगर इतना प्रॉफिट है तो आपका एक्सपेंस इंकर हो रहा है टैक्स का इतना, तो व्हेनेवर इट इज बीइंग इंकर्ड और अर्नड यू हैव टू रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड। आइए चौथा एंड आखिरी क्वेश्चन। An entity prepares quarterly interim financial report in accordance with AS 25. The entity is engaged in the sale of mobile phone and normally 5% of customer claim on their warranty. अच्छा, कंपनी मोबाइल फोन बेचती है और 5% कस्टमर का कंप्लेन आता है, तो ये लोग क्या करते होंगे, 5% का प्रोविजन बना लेते होंगे, हमें लगता है। द प्रोविजन इन द फर्स्ट क्वार्टर वॉज कैलकुलेटेड एट 5% ऑफ सेल टू डेट। अब तक जितना माल बिका है उसका 5% का ये लोग प्रोविजन बनाए हैं। तो हमें समझ में आ गया कि पहले ये लोग कभी प्रोविजन बनाए नहीं थे, तो पहले क्वार्टर में 5% का प्रोविजन बना लिए हैं सेल अप टू डेट का, और सेल अब तक की 10 मिलियन थी, ठीक है। एंड दिस इज इवन क्वाइट पॉसिबल कि भाई ये कंपनी सेल टू डेट का मतलब ये हो गया कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून पहला क्वार्टर जो होता है उसकी सेल थी 10 मिलियन और इस पर इन्होंने 5% प्रोविजन बना लिया। However, in the second quarter, a fault was found and the warranty claims were expected to be 10%. अच्छा,
वारंटी क्लेम 10% अब करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को एक मिस्टेक मिल गई कि वो ये प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में हमारे, तो अब तो पक्का 10% के आसपास वारंटी आ जाएगी। ठीक है, ये बात कब पता चली? 10% वाली बात कब पता चल रही है? इन द सेकेंड क्वार्टर। तो एडिशनल 5% का जो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी कब की है? सेकेंड क्वार्टर की है। ध्यान दीजिएगा, आप अब ये नहीं कह सकते कि पहले क्वार्टर की लाइबिलिटी थी 10% बना लेना था। नहीं भाई, पहले क्वार्टर में लाइबिलिटी 10% की थी ही नहीं। पहले क्वार्टर में प्रोविजन 10% का बनना ही नहीं चाहिए था। उस समय थोड़ी ना पता था, उस समय तुमको यही मालूम था कि 5% हमें वारंटी क्लेम देनी पड़ेगी। ये तो बाद में सेकेंड क्वार्टर में ना एक मिस्टेक पता चली, अरे मोबाइल बनाते समय ये गलती कर दिए थे, अब 10% लोग वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो 10% वाली लाइबिलिटी हमें अभी पता चली है। तो यानी क्वार्टर 2 का तुरंत आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, एक नया प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा उसी 10 मिलियन पे, 10 मिलियन पे। पता है कितना? 5% का और was and warranty claim were expected to be 10% for the whole year। अब पूरे साल हमको 10% की वारंटी क्लेम बनानी होगी, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सेल्स इन द सेकंड क्वार्टर वर 15 मिलियन, दूसरे क्वार्टर में 15 मिलियन की सेल हुई है, तो प्लस इसका और 10% अब बनाइए। तो देखिए हमें क्या करना है दूसरे क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर में एक तो पहले क्वार्टर में कम जो प्रोविजन बना था, और वो पहले क्वार्टर की वजह से कम प्रोविजन नहीं बनाते, ये बात दिमाग में बैठाइए, नहीं तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। अगर पहले क्वार्टर में 10% बनना चाहिए तो मैंने 5% बनाया था, तो दूसरे क्वार्टर में हम 5% नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले क्वार्टर का ही खर्चा था, इस क्वार्टर में थोड़ी ना इंकर हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं कहता है, कहता है कि ये पहले क्वार्टर में 5% बनना था, मिस्टेक एक पता चली क्वार्टर 2 में, जिसकी वजह से अब 10% बनाना पड़ा है। यानी क्वार्टर 2 का ही खर्चा है ये। क्वार्टर 2 में 10 मिलियन का 5% बनाइए, और इस क्वार्टर 2 में 15 मिलियन की और सेल किया, उसका 10% और बनाइए, उसका तो पूरा 10% बनाइए, और पुराने वाले का जिसका आपने कम बनाया था वो आप और बनाइए। हालांकि क्वार्टर 1 में ये मत कहिएगा कम बनाया था, क्वार्टर 1 के हिसाब से सही बनाया था। क्वार्टर 2 में एडिशनल लाइबिलिटी उस पुराने सेल की भी दिख गई कि भाई 5% और क्लेम बन सकता है। सबको समझ में आ गया? 10 मिलियन का 5% कितना होगा? आधा मिलियन। अब 15 मिलियन का 10% कितना होगा? 1.5 मिलियन। जोड़ दीजिए कितना होगा? 2 मिलियन। 2 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट AS25। एक छोटा सा ही स्टैंडर्ड था, ठीक है, बहुत बातें करनी नहीं थी आपसे। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस AS25।